हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग टेक्सटाइल में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा हमारा रेयॉन। तो रेयॉन अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है टेक्सटाइल में, क्योंकि इससे हमें डिफरेंट टाइप के रेयॉन के बारे में पता पड़ेगा। और ये काफ़ी लंबा टॉपिक रहता है, तो इसमें हम छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके, ताकि आपका ये कवर हो जाए और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो आने वाली यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी रहेगा। तो आप पढ़िए, अच्छे से एंजॉय करिए। आई होप आपको ये पसंद आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, रेयॉन के बारे में एक जनरल नॉलेज। तो रेयॉन रेयॉन हमें पता है रेयॉन क्या होता है। रेयॉन एक सेल्यूलोजिक फाइबर है। कैसा फाइबर है? सेल्यूलोजिक। ठीक है, सेल्यूलोजिक फाइबर है। अब रेयॉन के बारे में हमें और क्या चाहिए? हमें पता है रेयॉन क्या है, सेल्यूलोजिक फाइबर है। पर सेल्यूलोजिक में भी फर्स्ट मैन मेड फाइबर है। फर्स्ट मैन मेड सेल्यूलोजिक फाइबर है। ठीक है, फर्स्ट मैन मेड सेल्यूलोजिक फाइबर है। अब इसमें फर्स्ट है तो फर्स्ट मैन मेड क्यों? मैन मेड सेल्यूलोजिक है। अब जहां भी सेल्यूलोजिक होगा तो उसको हम रेयॉन कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गया। अब ये 100% आर्टिफिशियल नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट मैन मेड 100% आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा है, तो वो हमारा नायलॉन होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट मैन मेड सेल्यूलोजिक फाइबर कौन सा है, तो वो हमारा रेयॉन होगा। ठीक है, 100% नहीं होता इसमें, यानी कि 50% जो रहेगा वो उसमें रहेगा हमारा नेचुरल रहेगा, और 50% जो रहेगा वो हमारा आर्टिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम और बात करें तो ये जो हमारा रेयॉन है, रेयॉन जो है हमारा 19वीं सदी के 19वीं सदी के उत्तरार्ध का एक रेशा है जिसकी खोज हुई है 19वीं सदी में। ठीक है, तो रेयॉन के बारे में अगर पूछे जाए तो रेयॉन हमारा 19वीं सदी का चमत्कारिक रेशा है, कह लो। ठीक है, या और पूछा जाए तो ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध का रेशा है। ठीक है, अब उत्तरार्ध के बारे में अगर पूछा जाए, उत्तरार्ध, तो उत्तरार्ध क्या होता है? बाद वाला टाइम। ठीक है, किसी भी सदी के बाद वाला टाइम, यानी कि अगर हमने ये कहा है ना कि 19वीं सदी है, तो 19वीं सदी में ये हमारा हो जाएगा 1851 से 1900 वाला, 1900 के बीच का टाइम जो होगा उसे कहेंगे हम 19वीं सदी के उत्तरार्ध का रेशा है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन होता है ना 19वीं सदी, तो हमारा जैसे होम साइंस है, तो ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि होम गृह विज्ञान 19वीं किस सदी का हमारा इसका उदय हुआ, किस सदी में इसका विकास हुआ। तो उसी तरह से रेयॉन के बारे में भी पूछ सकते हैं कि रेयॉन किस सदी के उत्तरार्ध का रेशा है, तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध का रेशा है। ठीक है, आगे हम और बात करें तो रेयॉन रेयॉन को क्या कहते हैं हम? चमत्कारी रेशा तो हम कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें एक अनोखी चमक होती है। और हम इसको क्या कहते हैं? रेयॉन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, रेयॉन का मीनिंग क्या होता है हमारा, अगर पूछ लिया जाए तो रेयॉन का मीनिंग होता है सूर्य की किरणों का परावर्तन। क्या होता है? सूर्य की किरणों का परावर्तन। ठीक है, इसका मीनिंग होता है सूर्य की किरणों का परावर्तन। मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करें, वन हु रिफ्लेक्ट द सन रेज। क्या होता है? वन हु रिफ्लेक्ट द सन रेज। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि रेयॉन का मीनिंग क्या होता है, सूर्य की किरणों का परावर्तन, या इंग्लिश में बोलने तो वन हु रिफ्लेक्ट्स द सन रेज। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क कहा गया है, 19वीं सदी का चमत्कारी रेशा भी इसे कहा जाता है, और इसको 19वीं सदी का उत्तरार्ध का रेशा भी कहा जाता है। अब हमारे रेयॉन के बारे में क्या क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमें रेयॉन की हिस्ट्री बताती है कि सबसे पहले क्या हुआ था, किस रेशे की खोज की थी। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीजों के बारे में पता लगाया, जिससे कि एक रेयॉन रेशा निकल के आया। बहुत टाइम पहले से धीरे धीरे सोच चल रही थी, इसकी खोज चल रही थी,
लेकिन ये जो मेन बना ये 19वीं सदी की साइड बना। ठीक है, इसके रेयन की जो हमें प्राप्ति हुई 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसकी प्राप्ति हुई, लेकिन इसका जो इतिहास है वो हमारा 16वीं सदी से चल रहा है। ठीक है, तो हम इसके इतिहास के बारे में अब पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको मतलब दिखाई नहीं दे, लेकिन मैं इसको बोल सकती हूँ, बोल लूंगी। ठीक है, तो मैं आपको इसमें समझा दूंगी। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1664 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। जैसे हमने सेल में पढ़ा होगा 1664 ईस्वी में सेल की खोज हुई थी, तो ऐसे ही 1664 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या खोज की, इन्होंने क्या बताया कि जो रेशम का जो कीड़ा होता है ना, रेशम का कीड़ा होता है एक, जिसमें रेशम के कीड़े को हम क्या कहते थे, बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, तो रेशम के कीड़े से हमारे नाक, उसकी नाक में से रेशा निकलता है ना, नाक में से एक रेशे की प्राप्ति होती है। तो उसी तरह से रॉबर्ट हुक ने बताया कि जैसा कि उसमें से कीड़े के मुंह से लार निकल रही है, लार से तो उसका रेशा बन रहा था, निकले रेशे के समान एक हम लार जो होगी तो वो चिपचिपी होगी, तो उसमें ग्लूटीन एक तरीके का रहेगा, तो उसी से ग्लूटीन संगठन संगठित रेशा द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ इतना बताया रॉबर्ट हुक ने कि जो जैसा रेशम के कीड़े में हमारा एक लार लिसलिसा पदार्थ निकलता है, यानी कि जो लार निकलता है, उसी के समान कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल जो ग्लूटीन्स होता है संगठन के द्वारा रेशा बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद क्या आता है कि 1710, ये खोज यहीं खत्म हो गई थी 1664 के। फिर आता है कि 1710 में क्या हुआ था। अब 1710 में र्यूमर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया कि रेजिन और लेट रसायन की सहायता से भी रेशे को बनाया जा सकता है। रेजिन और लेट रसायन यानी ये सब जितने भी हैं, एक तो केमिकल है और दूसरा कि सब चिपचिपे, मतलब जैसा उसकी नाक में से जब बॉम्बेक्स मोरी की लार से हमें उसकी रेशे की प्राप्ति होती है, जैसे लार निकालता जाएगा उसके दो नाक के छिद्र होते हैं। ठीक है, तो उसमें से वो अपने आप को लपेटता जाता है, और उसी की सहायता से, तो इन्होंने बताया कि रेजिन और एक लेट रसायन है उसकी सहायता से रेशा बनाया जा सकता है। इसके बाद 1840 में एक ऐसे उपकरण का आविष्कार हुआ जिसके द्वारा संश्लेषित रेशे उपकरण व छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकाले जा सकते थे, जिसको कहते हैं हम स्पिन रेट, है ना। उसके हम जैसा हमें जितना मोटा पतला रेशा चाहिए, हम अपने अकॉर्डिंग उसको ढीला टाइट ये सब कर सकते हैं। तो उस उपकरण का आविष्कार कब हुआ था हमारा, 1840 ईस्वी में। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1855 यानी कि 1855 ईस्वी में जॉर्ज एडमर्स नाम के एक वैज्ञानिक हुए, जिसको स्विट्जरलैंड के मिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खोज किसकी की थी, नाइट्रोसेल्यूलोज की खोज की थी। ठीक है, किसने की थी, जॉर्ज एडमर्स, स्विट्जरलैंड के, जिनको मिस्ट कहा जाता है, इन्होंने की है नाइट्रोसेल्यूलोज की खोज। फिर इसके बाद 1884 में काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट, जिसको इन्होंने क्या किया, सबसे पहले नाइट्रोसेल्यूलोज से मानव निर्मित प्रथम रेशा रसायन रेयन की खोज की। इन्हें फादर ऑफ रेयन कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है कि 1884 में काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को की खोज उन्होंने किस चीज की थी, तो उन्होंने की थी रेयन की खोज की थी, और इन्हीं को फादर ऑफ रेयन के नाम से जानते हैं। तो फादर ऑफ रेयन किसको कहते हैं, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट को कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रथम रेशा किसकी खोज की थी, नाइट्रोसेल्यूलोज से मानव निर्मित प्रथम रेशा बनाया था, रेयन की खोज करा। ठीक है, फिर इसके बाद एक और हिस्ट्री में आता है, तो 1890 में एक एल.एस. डेस्पीज नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रेयन बनाने की कुप्रामोनियम विधि का विकास किया, जिसको नाइट्रोसेल्यूलोज से, जो हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज जो रेशा था उससे भी एक अच्छा रेशा प्राप्त हुआ, उत्तम रेशा मिला, जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनिया सिल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अमोनिया सिल्क की खोज किसने की थी, डेस्पीज ने की थी। और फिर इसके बाद 1892 ईस्वी में व्रेवन, क्रॉस व मीडल ने विस्कस विधि द्वारा रेयन विधि का निर्माण किया था। वर्तमान में अब क्या प्रचलन में है, हमारा विस्कस विधि ही हमारी रेयन के लिए सबसे ज्यादा वर्तमान में प्रचलन में है। अब 1919 में क्या हुआ, जर्मनी के रेयन का व्यापारिक उत्पादन होने लग गया। फिर 1925 में, अब देखो यहाँ पे 1925 के बाद का आ गया ना टाइम,
इस समय सर्वप्रथम मानव निर्मित रेशों की अधिकृत मान्यता प्राप्त होने लग गई। एफटीसी किसे कहते हैं? फेडरल ट्रेड कमीशन, यानी कि ये एक एफटीसी सेल्यूलोज द्वारा निर्मित, इसने बोला कि सेल्यूलोज के द्वारा जो भी निर्मित रेशा होगा उसका नाम रेयॉन दिया जाएगा। ठीक है। फिर भारत में रेयॉन की सबसे पहली जो वो मिल का स्थापना हुई थी वो हुई थी केरल में। ठीक है। तो ये हमारा जो था एक तरीके से हिस्ट्री थी, जिसमें क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे ज्यादा रहता है हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज की खोज किसने की थी? तो ये की थी हमारे जॉर्ज एडमर्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड के मिस्ट के नाम से जाना जाता है। इनने खोज कब की थी? 1855 में की थी। एक आता है कि फादर ऑफ रेयॉन किसको कहते हैं? काउंट हिलेरी दी चार्टोनेट को फादर ऑफ रेयॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले मानव निर्मित रेशा यानी कि प्रथम रासायनिक सेल्यूलोजिक रेशे या रेयॉन का निर्माण किया। और एक आता है कि डेस्पीसिस ने किस चीज का इस्तेमाल, कौन सा रेशा बनाया? तो उन्होंने बनाया कुप्रामोनियम विधि का विकास किया था। और उससे किसका हुआ? यह नाइट्रोसेल्यूलोज से भी ज्यादा हमारा उत्तम रेशा प्राप्त हुआ, जिसको हम क्या कहा हमने? अमोनिया सिल्का। तो ये जो तीन हमारे एक तरीके से इम्पोर्टेंट होते हैं, इन तीन के बारे में अलग से पूछ लिया जाता है। अब अगर हम और आगे बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है हमारे रेयॉन के टाइप के बारे में, काइंड्स ऑफ रेयॉन। ठीक है। तो जब हम रेयॉन के टाइप के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली रेयॉन जो होते हैं हमारे टू टाइप के माने जाते हैं। एक हमारा सबसे पहला क्या होता है? पुनः निर्मित सेल्यूलोजिक रेशा रेयॉन। क्या? पुनः निर्मित सेल्यूलोज रेयॉन। और एक होता है हमारा सेल्यूलोज एसिटिक रेयॉन, एसीटेट रेयॉन। एक होता है हमारा सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन। ठीक है। तो ये जो टाइप होते हैं ना, पुनः निर्मित यानी कि रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक रेयॉन। ठीक है। अब इसमें क्या उनसे क्या होता है? इसके भी अलग तीन टाइप्स में ये डिवाइड होता है। ये पूछ लिया जाता है कि रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक फाइबर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है? नाइट्रो सेल्यूलोज। फिर उसके बाद क्या आता है? कुप्रामोनियम। और फिर आगे एक और कौन सा आता है हमारा? विस्कस रेयॉन। ठीक है। तो ये हमारे रेयॉन के टाइप हो गए जो रीजनरेटेड हैं। एक है हमारा सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन, इसका सिंपल रहता है। तो इसके भी क्या होते हैं कि हमारे अलग अलग टाइप्स होते हैं और इनकी बनाने की विधि भी अलग अलग होती है। ठीक है। तो एक एक करके अब हम इन विधि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है? हम बात करेंगे नाइट्रोसेल्यूलोज के बारे में। तो ये मैंने एक डायग्राम लिया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा और शायद इसमें से मैं समझाने में भी आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि कोई चीज़ हमें जब दिखती है ना तो हमें आसानी से समझ में आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज के बारे में। तो नाइट्रोसेल्यूलोज में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या चाहिए? हमें वुड पल्प चाहिए। ठीक है। वुड पल्प, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं कॉटन लिंटर्स या फिर कपास की पट्टी सेल्यूलोज। एक तरीके से हमें सेल्यूलोज चाहिए। तो कॉटन लिंटर्स क्या होते हैं? या वुड पल्प, हमें कुछ भी एक चीज चाहिए। ठीक है। कॉटन लिंटर्स जो हमारे कपास के छोटे रेशे को कहते हैं। ठीक है। वो जो बिनौले जब हम निकालते हैं तो उस पर छोटी छोटी रुई थोड़ी थोड़ी रह जाती है, उसी को हम कॉटन लिंटर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसको लेने के बाद हम एक नाइट्रेशन की प्रक्रिया कराते हैं, जिसमें नाइट्रेशन में क्या कराया जाता है? कौन सा एसिड डाला जाता है? जब नाइट्रेशन अगर बात करेगी तो नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से कराया जाता है। ये लिख रहा है। ठीक है। नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। इससे इन दोनों के साथ नाइट्रेशन की प्रक्रिया कराई जाती है और वो कराई जाती है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसके बाद क्या होता है? हमें नाइट्रोसेल्यूलोज यानी कि हम जो नाइट्रोसेल्यूलोज की प्राप्ति होती है, और नाइट्रोसेल्यूलोज के बाद हम या इसको डिसोल्यूशन करते हैं यानी कि घुलाना करते हैं। अब जो नाइट्रोसेल्यूलोज और उसके साथ हम किसको साथ मिलाएंगे? ईथर और अल्कोहल के साथ मिलाएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? एक नाइट्रोसेल्यूलोज सॉल्यूशन यानी कि एक कोलाइडल घोल मिलेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन का हमें प्राप्ति होगी किसके बाद? जब हमें एक नाइट घोल हम करेंगे उसको। ठीक है। जो नाइट्रोसेल्यूलोज जो हमें मिला था उसको उसमें ईथर और अल्कोहल में
डाल के उसके बाद हमें एक कोलाइडल घोल मिलेगा, जिसके बाद हमें क्या करेंगे, यही जो ईथर और अल्कोहल होते हैं ना, ये हमारे वाष्पीकृत होकर, ईथर और अल्कोहल देखा होगा, अल्कोहल वाष्पीकृत होकर हमारा उड़ जाते हैं। और हमसे इसमें क्या होता है फिर स्पिनिंग का, स्पिनिंग यानी कि ये दिख रहा है स्पिनरेट है, ये इसमें से धागे निकल रहे हैं और धागे निकल रहे हैं, और ये जो धागे निकल रहे हैं ना, ये वार्म वाटर में निकल रहे हैं, ठीक है, यानी कि गर्म पानी में धागों का निर्माण किया जाए। स्पिनिंग मतलब होता है सूत का निर्माण करना, ठीक है। अब उसके बाद इन धागों को सुखाया जाता है, ये जो फाइबर्स प्राप्त हो रहे हैं ना, फाइबर्स फिर इनको हम सुखा रहे हैं, और इसके बाद डीनाइट्रेशन की प्रक्रिया की जाती है। और जो डीनाइट्रेशन की प्रक्रिया जो की जाती है, वो की जाती है रेड्यूसिंग एजेंट में, यानी कि जैसे कि Na2 या SO3 या NH3 या फिर H2S के साथ की जाती है। और इसके बाद हमें वॉश या ड्राई करते हैं, धुनाई सुखाना, और हमारे एक सेल्यूलोज फाइबर की प्राप्ति होती है, यानी कि हमें नाइट्रोसेल्यूलोज रेशे की प्राप्ति होती है। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा, टफ है लेकिन जितना इजी हो सकता है इसको मैंने बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले सेल्यूलोज लिया, यानी कि कॉटन के लिंटर्स लिए, और उसके साथ क्या मिलाया हमने, जिसकी हमने एक नाइट्रेशन की प्रक्रिया कराई। और जब नाइट्रेशन की प्रक्रिया कराई, वो किसके साथ कराई, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, नाइट्रोसेल्यूलोज। अब जो नाइट्रोसेल्यूलोज प्राप्त हुआ, उसको क्या किया है हमने, ईथर और अल्कोहल में घोल करके एक हमें कोलाइडल घोल प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा हमने स्पिनिंग का निर्माण शुरू किया। स्पिनिंग के बाद वो जो हमने निर्माण किया था, वो हमें गर्म पानी में उसके रेशे डाले थे, फिर उनको हमने सुखाया, फिर डीनाइट्रेशन की प्रक्रिया हुई, और फिर उसके बाद वॉश किया और उसको फिर सुखाया। तो ऐसे करके हमें एक रेशा मिला, जिसका नाम था हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज, ठीक है। आई होप नाइट्रोसेल्यूलोज आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो हम बात करते हैं कुप्रामोनियम रेयॉन के बारे में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो हमारा दूसरा आता है कुप्रामोनियम रेयॉन, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, इसको हम सिशवर्ट्स रिएजेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसका अदर नेम है सिशवर्ट्स रिएजेंट मेथड, ठीक है। सबसे पहले इसमें भी हमारा वही है, हमने सेल्यूलोज का हमारा सेंस होता है वुड पल्प या फिर कॉटन लिंटर्स से, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसमें क्या डाला, इसमें हमने कास्टिक सोडा डाला, ठीक है। सबसे पहले सेल्यूलोज, ये वुड पल्प या कॉटन लिंटर्स हमने एक साथ लिए, उसके बाद कास्टिक सोडा लिया, ठीक है। अब ये जो हमारा सिजवर्ट्स रिएजेंट होता है ना, अगर ये पूछ लिया जाए कि इसमें क्या मिक्स होता है, तो इसमें होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि जो हमने कास्टिक सोडा इसको बॉईल किया है, यहाँ पे देखो ये हो रहा है यहाँ पे हमारा बॉईल, और इसके बाद क्या हो गया इसमें, इसके बाद इसको डिसोल्यूशन किया, सेल्यूलोज इज डिसॉल्व इन कुप्रामोनियम सॉल्यूशन। फिर फिल्ट्रेशन किया, जो इसकी इम्प्योरिटीज थी वो हमने हटा दी, और इसके बाद स्पिनिंग हुई। स्पिनिंग हमें एक सॉल्यूशन मिला, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद स्पिनिंग हमने ये करी है, देखिए यहाँ पे स्पिनिंग हो रही है, ठीक है, H2SO4 के साथ। और वाटर बाथ हमने कराई, रीजनरेशन किया, सेल्यूलोज फाइबर रिएजेंट हुआ। इसके बाद वॉशिंग एंड ड्राइंग, और हमें एक रेयॉन का फाइबर मिला, जिसका नाम क्या था, हमारा कुप्रामोनियम रेयॉन था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले सिजवर्ट्स रिएजेंट, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इस कौन से रिएजेंट होता है, इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, ये एक पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहले हमने क्या लिया था, सेल्यूलोज वुड पल्प या फिर हमने कॉटन लिंटर्स लिए थे, ठीक है। कास्टिक सोडा के साथ उसको क्या किया था, बॉईल किया था, है ना। जब हमने कास्टिक सोडा के साथ उसको बॉईल किया था, तो जब उबले पदार्थ का जो घोल था, जो ये हमें घोल मिला, इसका हमने क्लोरीन से विरंजित घोल किया, और फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से हमने उसको साफ किया, है ना। फिर फिल्ट्रेशन हुआ। अब फिल्ट्रेशन जो मिश्रण था, उससे हमें स्पिनिंग करी। स्पिनिंग के बाद हमें इस तरह से हमने H2SO4 इसको बात कराया, एसिड बाथ सॉल्यूशन इज एक्सक्लूडेड थ्रू स्पिनरेट इनटू वाटर, या एसिड बात कराई, एसिड बात कराई एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। इसके बाद रीजनरेशन कराया, और सेल्यूलोज फाइबर हमने एक प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हमारा था कुप्रामोनियम। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, वो आता है हमारा विस्कस रेयॉन। थर्ड आता है हमारा विस्कस रेयॉन, के बारे में हम बात करें, तो ये हमारा थोड़ा लंबा
लंबा होता है और इसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये जो रेयॉन है ये आजकल प्रचलन में है। तो हम विस्कस रेयॉन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हमें सेल्यूलोज़ यानी कि वुड पल्प या फिर हमें कॉटन लिंटर्स लेना है, और उसके बाद जब हमने कॉटन लिंटर्स लिया तो उसमें हमने कास्टिक सोडा एक सॉल्यूशन लिया। ठीक है। स्टीपिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टीपिंग कहलाता है सेल्यूलोज इज स्टीप्ड इन कास्टिक सोडा फ्रॉम एल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी कि सेल्यूलोज को जो स्टीपिंग हम उसमें कर रहे हैं तो उसमें हमें डुबाना, एक तरीके से स्टीपिंग मतलब होता है डुबाना किसी चीज को। ठीक है। और फिर इसके बाद किसी चीज को डुबाना, यानी कि जो हमारा पल्प है या फिर कॉटन लिंटर्स कह दो, उसको हमें कास्टिक सोडा में डुबाना है। ये लिख रहा है हमारा NaOH। कास्टिक सोडा में जब हम उसको दबाएंगे डुबाएंगे तो जो पल्प होगा ना उसको वो सोख लेगा। इसके बाद ये हमने क्या किया, इसके बाद हमने एक प्रेसिंग के थ्रू क्या होता है, जो एक्सेस हमारा कास्टिक सोडा यानी कि NaOH है वो हमारा हट जाता है। ठीक है। और हमने ये जो प्रेसिंग की है ना, ये किसकी सहायता से की है? हमने रोलर्स की सहायता से। किसकी? रोलर्स की सहायता से हमने प्रेसिंग की, यानी कि उसको दबाया, जिससे कि जो एक्सेस कास्टिक सोडा था वो रिमूव हो गया। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है? श्रेडिंग। फिर हम एक श्रेडिंग की प्रक्रिया करते हैं। इसमें क्या होता है, जो एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है इज श्रेडेड इनटू क्रम, यानी कि जो हमने प्रेसिंग से हमने किया तो व्हाइट क्रम हमें एक प्राप्त शीट सी मिली थी। हमें क्या मिला? एक शीट मिली थी जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, है ना। तो जिसको हमें एक शीट मिली जब हमने NaOH को रिमूव किया, एक शीट। और हमें इसके बाद हमने उसको एजिंग यानी कि हमने उसको स्टोर किया। ठीक है। स्टोर, एजिंग, कंट्रोल, ऑक्सीडेशन यानी कि हमने उसको O2 के संपर्क में छोड़ देते हैं। जो हमें एक व्हाइट क्रम्ब को खुले हुए उसमें जो हमें टुकड़े मिले थे ना, शीट के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए इसमें, ये हमने। ठीक है। अब इसके बाद हमने एक और प्रक्रिया कराई जिसका नाम है हमारा ज़ैंथेशन। ज़ैंथेशन में क्या होता है, जो कार्बन डाइसल्फाइड होता है उसका यूज किया जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि ज़ैंथेशन की प्रक्रिया में क्या यूज होता है। तो ज़ैंथेशन की प्रक्रिया में हमारा कार्बन डाइसल्फाइड यूज होता है, और उसको यूज करके हम व्हाइट क्रम्ब को घोल दिया जाता है। ठीक है। तो ऐसे हमारा ज़ैंथेशन की प्रक्रिया हो गई यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड घोल के। फिर उसको हमें क्या मिला? एक येलो क्रम्ब फिर से, यानी कि जिसका रंग हमारा येलो सा हो गया है, इसको हमें डिसॉल्व किया यानी कि NaOH में फ्रॉम थिक विस्कस सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं विस्कस। ठीक है। विस्कस येलो क्रम्ब को 2 दिन के लिए फिर हमने इसको छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ हम क्या देखते हैं, एक स्पिनिंग हमने स्टार्ट कर दी। सल्फ्यूरिक एसिड से हम एसिड बात दी हमने इसको। ठीक है। विस्कस इज एक्सट्रूडेड थ्रू स्पिनरेट इनटू H2SO4 बाथ टू फ्रॉम रेलबर्स। ठीक है। और इसके बाद हमें H2 स्पिनिंग हमने प्रक्रिया पूरी कर ली, और धीरे धीरे करके हमने और स्पिनिंग करते गए रोलर्स की सहायता से। एक वॉशिंग और ड्राइंग हमें इसको मिला। ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या किया, इसमें हमने विस्कस रेयॉन में वुड पल्प या वुड कॉटन के लिंटर लिए, उनको हमने डुबाया किसमें? कास्टिक सोडा में डुबाया। ठीक है। और उसको हमने कास्टिक सोडा में डुबाने के बाद हमने उसमें प्रेसिंग करी, और जो प्रेसिंग करी वो हमने किससे करी? रोलर्स की सहायता से, जिससे कि हमें एक शीट प्राप्त हुई। उसमें शीट जो कैसे प्राप्त हुई, जो एक्सेस यानी कि जो एक्स्ट्रा NaOH था वो हमारा बाहर निकल गया। उसके बाद हमने जो हमारे व्हाइट क्रम्स मिले हमें, यानी कि एक शीट मिली, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट दिया। अब एजिंग यानी कि इसमें क्या कहते हैं, इसके अंदर हम जो हमें व्हाइट क्रम्ब मिले थे उसको खुले में छोड़ देते हैं, यानी कि उसको हम ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कराते हैं, जिसको हम O2 के संपर्क के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद ज़ैंथेशन यानी कि इसमें कार्बन डाइसल्फाइड का यूज किया, जिसको व्हाइट क्रम्ब का घोल दिया जाता है। ठीक है। तो इसके बाद हमने ज़ैंथेशन की प्रक्रिया में कौन सा केमिकल यूज किया था? कार्बन डाइसल्फाइड का यूज किया था। और जब हमने ये यूज किया तो इसका कलर फिर से हमें एक येलो जैसा मिला, है ना। यहाँ पे दिख रहा है, तो हमने इसका येलो कलर जैसा मिला। फिर इसको हमने और 2 दिन के लिए छोड़ा,
और फिर हमने इसको देखा कि ये हमारा घोल एक तैयार हो गया है। अब ये जो घोल हमारा तैयार हो गया है, इसके थ्रू हमने स्पिनिंग करना स्टार्ट किया। और इस जब हम एसिड बात करते हैं तो एसिड बात में हमारा कौन सा यूज होता है केमिकल, वो यूज होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। ठीक है। और उसके बाद हमने स्पिनिंग और फिर हमें जो रेशे प्राप्त हुए उसको धोया और हमने सुखाया। इसके बाद हमें रेयन की प्राप्ति हो गई। ठीक है। अब हमारा अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि मेथड्स यानी कि रेयन के निर्माण का मेथड सही क्रम मेथड क्या होगा, अब इतना सारा हम कैसे याद करते हैं, तो हम इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टीपिंग यानी कि डुबाना। और डुबाया हमने किस में था, डुबाया हमने NaOH में डुबाया था। फिर NaOH में डुबाने के बाद हमने इसके टुकड़े किए, है ना। टुकड़े यानी कि जो हमने प्रेसिंग की सहायता की, व्हाइट क्रम की सहायता से हमें इसके टुकड़े मिले थे। ठीक है। तो हम टुकड़े लिख देते हैं। फिर इसके बाद हम एजिंग की प्रक्रिया में हमने क्या किया था, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के लिए छोड़ दिया था, या जैसे कि खुले में हमने इसको छोड़ दिया था ऑक्सीजन के संपर्क में। फिर इसके बाद हमने ज़ैंथेशन की प्रक्रिया की थी। ठीक है। और ज़ैंथेशन में क्या हुआ था, कार्बन डाइसल्फाइड का यूज किया था, जिससे व्हाइट क्रम को घोल दिया जाता है। फिर इसके बाद डिसोल्यूशन किया, डिसॉल्विंग। और इसके बाद हमने स्पिनिंग की प्रक्रिया की। तो इस तरीके से ये हमारा विस्कोस रेयन हमें प्राप्त हुआ। आई होप ये तीनों मेथड थोड़े टफ हैं, बट ये थोड़ा याद करना ही हमें पड़ता है। अब इसके बाद अगर हम और नेक्स्ट रेयन के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा है रेयन के 2 टाइप, एक तो थे रीजनरेटेड फाइबर और एक है हमारा एसीटेट सेल्यूलोजिक रेयन। अब बात करते हैं हम एसीटेट सेल्यूलोजिक रेयन के बारे में। अब बात करते हैं हम एसीटेट सेल्यूलोज रेयन के बारे में। एसीटेट सेल्यूलोज रेयन। ठीक है। तो ये जो हमारा रेयन होता है, इसको हमारा सबसे पहले किसने निर्माण किया था, तो इसके जो निर्माण का श्रेय जाता है वो जाता है हमारे हेनरी व ड्रेफस को। किसको जाता है, हेनरी व ड्रेफस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनको जाता है। इस विधि में भी क्या होता है कि कॉटन यानी कि हमारा वुड पल्प और हमारे कॉटन लिंटर्स की एसिटिक एसिड के साथ यूज की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस कराया जाता है इसमें भी। और ये जो विधि है हमारी एसीटेट, इसका निर्माण, इसका भी इसी तरह से हमारा निर्माण हो रहा है सभी का। जो रेयन है उसमें हमारा सेल्यूलोज होगा ही होगा, और सेल्यूलोज के उसमें हमारा या तो वुड पल्प होगा या फिर हमारे कॉटन लिंटर्स होंगे। ठीक है। जो कपास के छोटे रेशे को हम कहते हैं। इस विधि में भी सबसे पहले हमने बताया कि यही सब किया जाता है। और हमारा क्या होता है, एक अगर हम इसके प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये जो है लकड़ी का मतलब कि वुड पल्प और एसिटिक एसिड के साथ इसकी प्रक्रिया कराई जाती है। और एसिटिक एसिड से फिर हमें इसकी प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है। जब हम इससे आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं तो हमें क्या करते हैं, जो हमें इसके प्रोसेस कराने के बाद जो हमें पदार्थ मिला, उसके बाद हम इसकी प्रक्रिया फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। ये इतने सारे केमिकल हैं कि इतना सारा केमिकल नहीं पूछा जाता है। बेसिकली टीजीटी के पेपर में हमसे इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस पूछा जाता है। और प्रोसेस में भी अगर आपको सही क्रम पता है कि सबसे पहले हमें डुबाना है, क्या करना है, और सबसे पहले हमारी जो बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो हमारी हर एक रेयन में वुड पल्प या फिर कॉटन लिंटर से ही स्टार्ट होगी, है ना। तो हमें इतना बड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी ये बताना है तो मैं इसको बता देती हूँ। क्योंकि इसके एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ फिर हमें क्या मिलता है, एक सेल्यूलोज एसीटेट का हमें सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है। और जब हमें वो सॉल्यूशन मिल रहा है तो उस सॉल्यूशन को लेने के बाद हमें वाटर लेना है ठंडा। ठीक है। और इसके बाद हमें सफेद फ्लैग एक तरीके का प्राप्त होगा, और उस सफेद जो व्हाइट फ्लैग प्राप्त होगा तो उस फ्लैग के साथ हम क्या करेंगे, एसीटोन मिक्स कर देंगे। और एसीटोन को मिक्स करने के बाद एक हमारे कोलाइडल घोल यानी कि गाढ़ा घोल प्राप्त होगा, और उस गाढ़े घोल को हम स्पिनरेट की सहायता से निकालेंगे और हमारा रेयन
हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि कौन सा एसीटेट सेल्यूलोजिक रेयन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेयन के बारे में था। अब इसके बाद अगर हम और बात करें तो जो रेयन होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज जो हमने बात किया था फिजिकल, दो टाइप की प्रॉपर्टीज के बारे में किया था, फिजिकल और एक हमने केमिकल। ठीक है, टू टाइप की प्रॉपर्टीज थी। अब हम और इसमें बात करते हैं। तो जो हमारे सबसे पहले कंपोजिशन हमने पता है माइक्रोस्कोप से हमें ये कैसा देखने को मिलता है। तो ये हमारी इसकी जो लंबाई होती है वो हमारी इच्छा के अनुसार होती है। इसकी जो लेंथ होती है हमारे अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जो बना रहा है या फिर जो भी है। ठीक है, और चौड़ाई भी, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों। ठीक है, अब इसमें भी क्योंकि ये सेल्यूलोज मिक्स है तो ये हमारा रुई के जो कॉटन में जो हमारी प्रॉपर्टीज थी वही हमारी इसमें रहने वाली है। रुई के समान ये जलता है। ठीक है, कॉटन के जैसा जलने वाली स्मेल है। तो जो जलने के उपरांत इसकी जो लेकिन पिघलकर काले दाने के रूप में बदल जाते हैं और जो भूरे रंग की राख शेष रहती है उससे ऊन से भी अधिक यानी सिल्क से एक तिहाई रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें जो हमारी इलास्टिसिटी होती है ना, इलास्टिसिटी का इसमें अभाव होता है। रेजिलेंसी यानी कि प्रतिस्पंदता, उसका भी इसमें अभाव होता है। ठीक है, सूखी अवस्था में मजबूत लेकिन गीली अवस्था में ये कमजोर हो जाता है। क्या है हमारा, सूखे में मजबूत और गीले में कमजोर। ठीक है, और कमजोर भी कितना, 40 से 70% तक ये कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम केमिकल के बारे में अगर पढ़ें, केमिकल प्रॉपर्टीज के, तो इसमें क्या होता है, अम्ल यानी कि हमारा एसिड, एसिड जो होता है उसका प्रयोग अच्छा, लेकिन परंतु गर्म और सल्फ्यूरिक नाइट्रिक जो एसिड थे उसके नुकसान से भी हमारा इसका रेशा खत्म हो जाता है। और जो हमारा एसिड के बाद अल्कलाइन जो यूज होता है, यानी कि क्षार का प्रभाव कैसा रहेगा, एसिड का प्रभाव हमारा थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड और जो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसका प्रयोग हमें नुकसानदायक इसमें रहेगा। और स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, हमारा H2SO4 जो होता है वो हमारा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, ये हमारा अगर हम केमिकल, जब भी हमने केमिस्ट्री लैब वगैरह में अगर आप गए होंगे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इसे हमेशा दूर रखा जाता है बच्चों से, और एक सारे प्रिकॉशन के साथ इसको यूज कराया जाता है ना। अगर आपने यूज किया होगा तो पता होगा। और नाइट्रिक एसिड भी इसी तरह से होता है। और हमारा जो इसमें क्षार का प्रभाव होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया बोरेक्स जैसे कड़े सोप और या विशोधक पदार्थ से इसकी चमक नष्ट हो सकती है, उसका भी प्रभाव ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इसका एसिड और एल्कलाइन दोनों का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, और इसका जो कलर है, रेयन का सफेद रेशा जो होता है, रंग होता है सफेद रंग का होता है रेयन का रेशा। इसे किसी भी रंग से कलर आसानी से रंगा जा सकता है और जो रंग होता है वो स्थायी भी होता है। ठीक है, और हमारा जो रेशा है ना रेयन, इसमें एक प्रक्रिया और कराई जाती है जो रेयन से हमें एक बहुत चमकीले रेशे की प्राप्ति होती है, जिसकी जो चमक होती है उसको कम करने के लिए डिलस्ट्रेशन की प्रोसेस कराई जाती है, जिसको हम कहते हैं उसकी चमक कम करना। ठीक है, और जो चमक कम करने के लिए एक एसिड मिलाया जाता है, उसका उसमें हम कौन सा एसिड डालते हैं, तो इसकी जो डिलस्ट्रिंग प्रोसेस, यानी कि सबसे इसको क्या कहा जाता है, चमक दूर करने के लिए, चमक को दूर करने के लिए हमें डिलस्ट्रेशन की प्रक्रिया कराई जाती है। और इसमें हम कौन सा एसिड यूज करते हैं, टिटेनियम डाई ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड या फिर तेल मोम पैराफिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तेल मोम पैराफिन का प्रयोग किया जाता है। यही प्रक्रिया जो है हमारी डिलस्टरिंग की प्रक्रिया कहलाती है। और स्पिनिंग, यानी कि स्पिनिंग हम क्यों करते हैं, स्पिनिंग रेट के छिद्रों से मोटा पतला इच्छानुसार हम लंबाई चौड़ाई का धागा हम प्राप्त कर सकते हैं। और रेयन के जो थ्रेड होते हैं, रेयन के जो हमें थ्रेड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के मिलते हैं। एक तो होता है हमारा मोनोफिलामेंट,
एक होता है हमारा मल्टी फिलामेंट और एक होता है हमारा स्पन रेयन। ठीक है, स्पन यान। ठीक है, अब मोनोफिलामेंट क्या होता है? एक ही प्रकार के रेशे का प्रयोग करते हुए कपड़े का निर्माण करना। रेयॉन के धागे हैं ये हमारे, क्या है? रेयॉन के धागे लिख देते हैं। 3 प्रकार के होते हैं रेयॉन से, मोनोफिलामेंट, मल्टी फिलामेंट और स्पन फिलामेंट। ठीक है, तो ये जो हमारे इसमें क्या होता है? एक ही प्रकार का रेशा। इसमें कैसा होगा? एक ही प्रकार के रेशे से धागे एक कपड़े का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि जो हौजरी के कपड़े होते हैं। एग्जाम्पल मोनोफिलामेंट किसका है? हौजरी के कपड़ों का। ठीक है, और इसके बाद मल्टी फिलामेंट में क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक रेशे से मिलाकर हमें तैयार किया गया कपड़ा। और स्पंजान यानी कि छोटे रेशे, आपस में टूटे हुए रेशों को मिलाकर जोड़कर तैयार किया हुआ कपड़ा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और इसको हम एक बार और बात कर लें तो हम इसको क्या क्या किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमने रेयॉन के बारे में पढ़ा था, तो कहाँ है? ये रहा। आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी रेयॉन हमारा सेल्यूलोजिक फाइबर है, और फर्स्ट मैनमेड सेल्यूलोजिक फाइबर है जिसमें 50% नेचुरल होता है, यानी कि हमारा सेल्यूलोज यूज होता है, और 50% केमिकल यूज होता है। ठीक है, और ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध का रेशा है। अगर पूछ लिया जाए किस सदी के उत्तरार्ध का रेशा है, तो ये 19वीं सदी के, और 19वीं सदी में भी 1851 से 1900 तक की बीच की जो सदी होती है उसको हम 19वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब बाद में। ठीक है, और रेयॉन हमारा 19वीं सदी का चमत्कारी रेशा भी जाना जाता है। इसमें एक बहुत अधिक चमक होती है। इसकी चमक को कम करने के लिए हम एक डिलिस्टरिंग की प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम कौन सा केमिकल यूज कर रहे थे? टिटेनियम डाइऑक्साइड केमिकल यूज कर रहे थे। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं क्योंकि सिल्क के समान इसकी चमक होती है। और इसकी जो मीनिंग होता है हमारा रेयॉन का, सूर्य की किरणों का परावर्तन, वन हु रिफ्लेक्ट द सन रेज, जिसका मीनिंग होता है। ठीक है, अब और आगे बात करें इसके, तो जो रेयॉन के टाइप थे, रेयॉन के टाइप हमने 2 प्रकार के पढ़े थे। एक तो रीजनरेटेड सेल्यूलोज रेयॉन, यानी कि पुनः निर्मित सेल्यूलोज रेयॉन, और उसमें हमने 3 टाइप थे, नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रामोनियम, और एक हमारा विस्कस रेयॉन। अब जो नाइट्रोसेल्यूलोज फाइबर था, इसकी खोज किसने की थी? हमारा पूछ लिया जाता है तो ये 1884 में जॉर्ज एडमर्स ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज एडमर्स ने इसकी खोज की थी। और कुप्रामोनियम की किसने की थी? 1890 में एल एच डैश पी पीसीज ने की थी। और जो हमारा विस्कस रेयॉन था, इसकी खोज की थी 1892 में ब्रेवर, क्रॉस एवं मीडल ने। ठीक है, तो इसकी खोज के बारे में, ये तीनों बारे में हमें पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। जो नाइट्रोसेल्यूलोज जो था, इसमें जो बनाया तो ये बहुत खर्चीला था, तो इसीलिए ये ज़्यादा हमारा नॉर्मल प्रयोग में नहीं आ सका। अब कुप्रामोनियम क्या था? इसको बनाने के लिए किसका यूज हो रहा था? अमोनिया का यूज हो रहा था, तो इसीलिए हम इसको कुप्रामोनियम को अमोनिया सिल्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कुप्रामोनियम को किस और नाम से जानते हैं? अमोनिया सिल्क के नाम से। और ये भी कॉस्टली काफी था, तो ये भी नॉर्मल ह्यूमन के उसमें नहीं आ सका यूज ज्यादा। फिर हमारा इसके बाद क्या बना? विस्कस रेयॉन बना। जो विस्कस रेयॉन बना, ये हमारा कम खर्चीला था, तो कम खर्चीला होने की वजह से ये हमारे पूरे जन समुदाय की तरफ आकर्षित हुआ, और हमारे जन समुदाय में ये सबने मिलने लग गया। ठीक है, तो इसके बाद जब हमने इसकी विधि के बारे में बात किया था, तो सबसे पहले हमने बात किया था नाइट्रोसेल्यूलोज। ये इसका सारा प्रोसेस था। वुड पल्प, कॉटन लिंटर्स लिए नाइट्रेशन की प्रक्रिया कराई जाती है, HNNO3 और H2SO4 में नाइट्रोसेल्यूलोज। फिर डिसोल्यूशन यानी कि उसको घुलना, स्पिनिंग, फाइबर और डिनाइट्रेशन, और फिर वॉशिंग। और फिर अगर हमने इसके बारे में नाइट्रोसेल्यूलोज जैसे हमने ये किया, इसका फ्लो चार्ट देख लें, तो सेल्यूलोज से हमारा वुड पल्प या फिर कॉटन लिंटर से है। फिर नाइट्रेशन की प्रक्रिया, नाइट्रोसेल्यूलोज बना। फिर डिसोल्यूशन किया, कोलाइडल एक घोल मिला, उसको स्पिनिंग रेट की सहायता से स्पिनिंग की, फाइबर बना, जिसको फिर हमने डिनाइट्रेशन किया, रीजनरेटेड हमें रेयॉन की प्राप्ति हुई। तो ये हमारा था कुप्रामोनियम, वो नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन। फिर इसके बाद हमने किसकी बात की थी? कुप्रामोनियम रेयॉन। अब कुप्रामोनियम रेयॉन के बारे में जब हमने बात किया, तो इसको हम सेजवार्ट रिएजेंट के नाम से जानते हैं। और उस रिएजेंट में कौन सा रिएजेंट डाला जाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड या अमोनिया डाला जाता है। ठीक है, इसकी भी शुरुआत सबकी वुड पल्प या फिर कॉटन लिंटर से ही होगी। ठीक है,
और उसके बाद हमें डिसोल्यूशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, स्पिनिंग करेंगे और हमारा स्पिनिंग के बाद हम वॉशिंग और ड्राइंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा विस्कस रेयॉन। तो जो विस्कस रेयॉन का मेथड था वो हमने कैसे किया था, और कॉटन लेंटर्स की सहायता से स्टार्ट किया था, फिर स्टिपिंग की थी, स्टिपिंग के बाद प्रेसिंग की थी, प्रेसिंग के बाद शेडिंग की थी, शेडिंग के बाद एजिंग की थी, फिर ज़ैंथेशन किया था, रिजोल्यूशन किया था, स्पिनिंग का बाद हमने एक धागा की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारे सेल, ये जितने भी थे हमारे पूरा मेथड था। और इसके बाद हमने इसकी हिस्ट्री भी पढ़ी थी काफ़ी। तो कहाँ से शुरू हुआ था, 1664 से इसकी हिस्ट्री के बारे में हमारा स्टार्ट हुआ था। और हमें याद कितना रखना है, 3 याद रखने हैं। एक तो जॉर्ज एडमर्स याद रखना है, इन्होंने नाइट्रोसेल्यूलोज की खोज की थी। ठीक है, इन्हें स्विट्जरलैंड के मिस्ट के नाम से जाना जाता है। एक याद रखना है हमारा 1884 में काउंट हिलेरी दी चार्टोनेट फादर ऑफ रेयॉन कहा जाता है उनको। इन्होंने सबसे पहले रेयॉन की खोज किया था। ठीक है, और एक याद करना है विस्कस एल डेस्पिसिस एल रेयॉन बनाने की कुप्रामोनियम विधि का विकास किया, जिसको कुप्रामोनियम विधि को हम अन्य नाम से जानते हैं, किसको, अमोनिया सेल के नाम से। एक याद रखना है हमारा 1892 में ब्रेवर क्रॉस मीडल ने विस्कस रेयॉन की विधि का निर्माण किया और यही अब प्रचलन में हमारा रहता भी है। ठीक है, तो ये हमारा रेयॉन इतना हो गया। इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, और जब हमने जो प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था तो फिजिकल और केमिकल के बारे में बात किया था। लंबाई और चौड़ाई प्रॉपर्टीज में अपनी इच्छा अनुसार इलास्टिसिटी होती नहीं है, रेजिलेंसी इसमें होती नहीं है, यानी कि प्रतिस्पंदता होती नहीं है। सूखे में ये मजबूत रहता है, गीले में ये कमजोर रहता है। ठीक है, और इसमें क्या है, जलने में ये कॉटन के समान ही जलता है, लेकिन जलने के बाद जो है ये काले दाने, ये पूछा जाता है काले दाने किसमें प्राप्त होते हैं, तो वो हमारे रेयॉन में प्राप्त होते हैं। एक भूरे रंग की राख शेष बनती है। ठीक है, केमिकल में क्या होता है ना, एसिड और एल्कलाइन यानी कि क्षार और हमारा एसिड दोनों का प्रयोग बुरा है। ठीक है, और क्षार में भी हमारा कौन सा एसिड सबसे बेकार होता है, इसमें H2SO4। लाइट एसिड सही है, लेकिन जो ज्यादा एसिड है तो वो हमारे लिए, इसके लिए यानी कि रेयॉन के लिए नुकसानदायक है। ऐसे ही एल्कलाइन में है। ठीक है, और इसमें हमारी चमक के लिए हमने प्रक्रिया भी बनाई थी। इसमें 3 प्रकार के धागे प्राप्त होते हैं। इससे हमें 3 टाइप्स के धागे, मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट और स्पंजान। मोनो मतलब एक, मल्टी मतलब 2 या 2 से अधिक, स्पन मतलब हमारा टूटा हुआ या कटा हुआ। डिलस्ट्रेशन प्रोसेस किया जाता है चमक को कम करने के लिए, क्योंकि इसकी चमक जो होती है अत्यधिक होती है। और उस प्रोसेस में सब कौन सा हमें किया जाता है, टिटेनियम डाइऑक्साइड या तेल या मोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रेयॉन का चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और इसके बाद मैं रेयॉन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहे होंगे उनको कराने की कोशिश करूंगी, ताकि आपका ये रेयॉन वाला जो चैप्टर है एकदम मजबूती से बन जाए और इसके जो क्वेश्चन हो आपके गलत ना हो। तो आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।